राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज हमारे साथ जनता सरकार मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि जनता के आखिर क्या मुद्दे हैं। भारत में जनता सरकार मोर्चा पहला ऐसा संगठन है जिसमें कोई पद नहीं है, कोई दायित्व नहीं है। जो भी जनता सरकार मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं वो सब इक्वल हैं। और जब कोई इवेंट होता है और इवेंट वो जिस विषय से जुड़ा हुआ है, उस विषय का एक इवेंट को चलाने वाला एक प्रमुख कार्यकर्ता, वो दायित्व उसका होता है। सभी कार्यकर्ता फिर उसके अंडर में काम करते हैं। मान लो कोई खेती का इवेंट है, कोई युवाओं का इवेंट है, कोई चिकित्सा का इवेंट है, तो इवेंट जो होता है लीडर उसका होता है, उसके नीचे सब काम करते हैं। अगर किसी इवेंट को मैं चला रहा हूँ तो सभी कार्यकर्ता वो मेरे अंडर काम करेंगे। मान लो खेती का है, इवेंट है, मैं कर रहा हूँ तो सभी कार्यकर्ता, तो इस तरह इवेंट का नेता होता है। जनता सरकार मोर्चा का कोई लीडर वो नहीं है, सब इक्वल है। तो जनता सरकार मोर्चा जो है किन मुद्दों पर काम कर रहा है? जनता सरकार मोर्चा का जो मूल उद्देश्य है वो है संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। ये जो देश में व्यवस्था नहीं है, ये कुव्यवस्था है, ये अव्यवस्था है, भागम भाग, और सब हर व्यक्ति तनाव और परेशान से। कोई जनता सरकार मोर्चे के जो मुद्दे हैं वो है जल, जंगल, जमीन और जानवर, इस पे स्थानीय लोगों का अधिकार हो निर्णय लेने का। रोटी बेटी का जो सम्मान है, रोटी बेटी माटी, ये तीन चीज़ें भारत में कभी बिकती नहीं थी। रोटी, बेटी और माटी, इसका सम्मान हो, ये जनता सरकार मोर्चा का मुद्दा है। और जो व्यवस्था है वो खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था हो। और जो तीसरा बड़ा जो ध्येय है, जो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का मूल, वो कहेंगे कि ये जो शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति और धर्म, इन 6 चीज़ों से पूंजीवाद का खात्मा। इन्हें पूंजीवाद के लिए कोई स्थान नहीं। ये जनता सरकार मोर्चे के मूल जो है वो आधार हैं, इन पर जिन पर लेकर के वो चल रहा है। और अगली मैं बताऊं कि जनता सरकार मोर्चा जो सबसे बड़ी अव्यवस्था का जो कारण है मूल, वो है नासमझी, समझ की कमी। नासमझी ही समस्या है और समझ ही उसका समाधान है। और समस्या क्या है? वो है नासमझी। नासमझी किस बात की है? भारत में 2 बड़ी शक्तियां हैं। एक शक्ति है आर्थिक और दूसरी शक्ति है सामाजिक। तो जो आर्थिक शक्ति है वो निहित है मुद्रा में, जो करेंसी है देश की, उसमें निहित है आर्थिक शक्ति। और जो सामाजिक शक्ति है वो है ग्राम सभा में। और मैं आपको बताऊं, यह देश जो आपके दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो इन 2 चीज़ों को ही नहीं पढ़ाती। इस 2 चीज़ों के बारे में मैं कह रहा हूं लाखों में कोई व्यक्ति होगा जो जानता होगा कि भारत की मुद्रा क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, आर्थिक शक्ति भारत की क्या है, और दूसरा है सामाजिक शक्ति। सामाजिक शक्ति निहित होती है ग्राम सभा में। ग्राम सभा को नहीं पढ़ाया जाता और भारत में मुद्रा को नहीं पढ़ाया जाता। और मेरा जो आमना सामना होता है इस देश में, पटवारी से लेकर के डीएम तक, उसको नहीं पता मुद्रा का मतलब क्या है। और गांव में जो सेक्रेटरी होता है ना, सेक्रेटरी से लेकर के मुख्य, मैं नहीं कह रहा हूँ जजों को नहीं पता, मैं ये ऑनलाइन बोल रहा हूँ, जजों को नहीं पता मुद्रा क्या है, मुद्रा की व्यवस्था क्या है, मुद्रा किसको कहते हैं, और वकीलों को नहीं पता, पुलिस को नहीं पता, अधिकारियों को नहीं पता, प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं पता, नेताओं को नहीं पता कि भारत की जो मुद्रा है वो क्या है।
ये किसी को नहीं पता। इसलिए आज 1947 जो देश आज़ाद हुआ और पूरा भारत लूट लिया था अंग्रेजों ने, उसके बाद भी 1947 में भारत में एक भी व्यक्ति कर्जदार नहीं था। आज हर गांव कर्ज में है, हर म्यूनिसिपैलिटी कर्ज में है, हर सरकार कर्ज में है, केंद्र सरकार कर्ज में है, हर परिवार कर्ज में है। ये ऐसे कैसे हो गया? तो ये जो बैंकों का फ्रॉड है, अंग्रेज जब यहाँ से गए थे तो वो 1934 में पहले रिजर्व बैंक बनाया था उन्होंने। तो रिजर्व बैंक को बना करके, मतलब एक व्यवस्था लूट की यहाँ स्थापित करके तब वो गए थे, और बैंकिंग फ्रॉड के माध्यम से पूरा भारत कर्ज में लपेट दिया है इन्होंने। और बैंक कर्ज में जो है वो कुछ नहीं देता, लोन में जो है हमारी प्रॉपर्टी को रख लेता है और देता कुछ नहीं है। वो केवल हमारे खाते में डिजिट लिख देता है, डिजिट, संख्या कर्जा कैसे हो जाएगी? हम कह रहे हैं बैंक वाला जो हमको जो संख्या दी है उसने, हम भी उसको संख्या लिख के देते हैं, ले भाई। तो मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की आम जनता को, जो मालिक है देश का, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, जो मालिक है देश का वो है आम जनता। ये तो प्रतिनिधि हैं या प्रशासनिक अधिकारी, जो भी काम के बदले वेतन लेता है वो नौकर है, चाहे वो नेता है चाहे वो अधिकारी है। और जो वेतन देता है वो मालिक होता है। वेतन देते हैं देश की जनता, वो मालिक है। और उस मालिक से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भाई एक बार आप कर्ज में अगर दब गए हैं तो एक बार बैंक से पूछो कि बेटा एग्रीमेंट करते समय हमको कर्ज में क्या दिया और हम तुझको उस कर्ज को चुकाने में क्या लौटा रहे हैं। हम अपनी मेहनत, हम अपना उत्पादन वो दे रहे हैं उसको, और उसने हमको कुछ नहीं दिया। ऐसा कैसे हो गया? तो ये पूछना बनता है, तो ये पूछिए। और दूसरा, जो हमारी ग्राम सभा है, ग्राम सभा को ख़त्म कर दिया बिल्कुल पूरी तरह। ग्राम सभा को भुला दिया गया है, चूँकि वो पढ़ाई नहीं। सबसे बड़ी ताकत है ग्राम सभा भारत के संसद में, वो संसद में नहीं, जो भारत का संविधान है उसमें। चूँकि हमारे प्रावधान क्या है, ग्राम पंचायत को गांव को जुडिशियल में लाना है कि सरकार का षड्यंत्र है, ये जो बैठे हैं उनका षड्यंत्र है जुडिशियल में लाने का। ग्राम पंचायत को ताकत मिलती है कहाँ से? ग्राम सभा से। उसके ऊपर आती है क्षेत्र पंचायत को ताकत कहाँ से मिलती है? ग्राम सभा से। उससे ऊपर आती है जिला पंचायत, उसको ताकत कहाँ से मिलती है? ग्राम सभा से। उससे ऊपर आती है विधानसभा, विधानसभा को ताकत मिलती है ग्राम सभा से। उससे ऊपर है लोकसभा को ताकत मिलती है ग्राम सभा से। उससे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान का रक्षक है, उसको भी ताकत मिलती है ग्राम सभा से। इसलिए ग्राम सभा सबसे ऊपर है। ग्राम सभा को समझना, उसको जानना, उसको खड़ा करना, उसको जागृत करना, ग्राम सभा को इम्प्लीमेंट करना, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक गांववासी का दायित्व है। अन्यथा एक भी व्यक्ति, एक भी गांव बचेगा नहीं, पूरा देश गिरवी हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और जो देश का मालिक है उसको रात दिन ये उसी बात पर लगे हुए हैं कि ये भूल जाए कि मैं मालिक हूँ। इसलिए उसको, जिसके ऊपर जो आम जनता है, ग्राम सभा है, उसके ऊपर ये सब पले हुए हैं। जो परजीवी बताते हैं ये परजीवी हैं। जो चले प्रशासनिक अधिकारी, वेतन देती है जनता, नेता हैं उनको सारी व्यवस्था करती है जनता, पाल तो जनता रही है इनको। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा, उस जनता को लूट करके वृद्धा पेंशन ले लो, विधवा पेंशन ले लो, किताब ले लो बच्चों की, मिड डे मील ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वृद्ध किसानों को अपमान के नाम पर उसको सम्मान निधि बोल करके, उसका इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। 80 करोड़ लोग अनाज की लाइन में लग रहे हैं, जो उत्पादन करता हो अनाज का, वो आज लाइन में खड़ा कर दिया। तो उसको ये भुलाना है कि तू जो मालिक है देश का, उसको भूल जाए। वो मानने लगे कि सरकार मालिक है। सरकार मालिक नहीं है, वो तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो तो हमारे प्रतिनिधि हैं। हम चुन करके उनको शक्ति हम देते हैं, और हमारे द्वारा दी गई शक्ति का हमारे ऊपर वो दुरुपयोग वो करते हैं। इसलिए ग्राम सभा को समझना और भारत की जो मुद्रा है उसको समझना, ये मुद्रा नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। 8 नवंबर 2016 का देश के प्रधानमंत्री का भाषण है, देश को संबोधित कर रहा है देश का प्रधानमंत्री शाम को 8 बजे, और वो कह रहा है कि बड़े नोट से कालाधन बढ़ता है, बड़े नोट से कालाधन बढ़ता है, आतंकवाद बढ़ता है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसलिए आज रात को 12 बजे के बाद 500 का नोट और 1000 का नोट
दो नहीं, 1000 का नोट, 500 का नोट और 1000 का नोट। ये 500 का और 1000 का करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। रुपया नहीं कहा उसने, उसने कहा लीगल टेंडर, मतलब ये रुपया नहीं है, रुपये का लीगल टेंडर है। और उस लीगल टेंडर पर लिखा हुआ पर्ची पे, रसीद जो कागज़ है उस पर लिखा हुआ, मैं धारक को जितने रुपए का नोट है इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। वो लीगल टेंडर है, प्रधानमंत्री के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, जनता सरकार मोर्चे के अनुसार नहीं, वो लीगल टेंडर, रुपया नहीं है। रुपया क्या है? रुपया है 777 मिलीग्राम गोल्ड, सोना, ये हमारा रुपया है। और जब हम बैंक जो हमको लोन देता है वो देता है संख्या, डिजिट, या देता है लीगल टेंडर। और लीगल टेंडर और रुपया अगर उसकी परचेजिंग पावर बराबर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा रुपया 777 मिलीग्राम गोल्ड, बैंक ने जो लोन दिया है उस दिए गए लोन के 13,000 के नोट, लीगल टेंडर 13,000 रुपये के लीगल टेंडर जब हम देंगे सुनार को, जब वो 777 मिलीग्राम गोल्ड हमें वो देगा, तो हमारे साथ लूट होती है इस लोन के चक्कर में। लगभग इस वक्त हो रही है 13,000 से भी ऊपर की, 13,000 गुना। हम जब 1 रुपया कमा करके, अपना गेहूं बेच करके, गन्ना बेच करके, धान बेच करके जब जमा करते हैं बैंक में, तो वो बैंक के दिए हुए कर्ज में जो दिया है उससे 13,000 गुना अधिक वैल्यू रखता है वो। चूँकि हम जो जमा कर रहे हैं वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है, जिसका पर्ची पर वचन दे रखा है, वचन पत्र है जिसको नोट बोलते हैं। ये वचन पत्र है गवर्नर का, जिसने वचन दिया है रुपया देने का, मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन दे रहा हूँ। तो इसके बदले पहले हम गोल्ड लेंगे अपने रुपये के हिसाब, तब हम लोन जमा करेंगे। तो वो 13,500 का लोन आज मात्र 100 रुपये में जमा होता है। 13,500 रुपये का लोन नहीं, 1 रुपये में 13.5 लाख का लोन 100 रुपये में जमा होता है। और ये कानूनन है, ये वैधानिक है, ये रिजर्व बैंक के अनुसार है, ये पेपर करेंसी एक्ट 1882 के अनुसार है, कोएजन एक्ट 1906 के अनुसार है। मतलब ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। तो सारी जनता की प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान बर्बाद है, उसको जो उत्पादन करता है रात दिन, इसलिए महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। खेती से बड़ा कोई धंधा नहीं है, खेती से आध्यात्मिक कोई काम नहीं है, खेती से धार्मिक काम कोई नहीं है, खेती से सामाजिक काम कोई नहीं है। खेती घाटे का सौदा नहीं है। खेती घाटे का जो सौदा जब होता है जब खेती के उत्पादन को हम लीगल टेंडर में बदलते हैं, बस ये समझो लूट होगी 13,500 की। तो ये बर्बादी का कारण है। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत की जो आम जनता है, जो मालिक है, उससे आग्रह है, निवेदन है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को ना गंवाएं, उसको बेचें ना, आत्महत्या बिल्कुल ना करें। आप एक पत्र लिखें बैंक के लिए कि तूने मुझे लोन में क्या दिया था और मैं चुकता क्या कर रहा हूँ, ये पहले बता। लीगली, कानूनी रूप से आप पूछिए। और आम जनता जो अपनी ग्राम सभा है, खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था, जल जंगल ज़मीन और जानवर को बचाना है, उस पर निर्णय लेने का अधिकार वो हम लेंगे, कोई इंटरफेयर नहीं कराएगा। चूँकि गाँव नॉन जुडिशियली में आता, वो जुडिशियली में नहीं आता। भारत का एक भी कानून गांव पर लागू नहीं होता। गांव पर कानून तब लागू होता है जब गांव का कोई भी व्यक्ति निकल करके या तो थाने जाएगा, या डीएम के पास जाएगा, एसडीएम के पास जाएगा, मतलब जुडिशियली में जाएगा, तब कोई डीएम, एसडीएम, पुलिस का आदमी गांव में एंट्री कर सकता। नहीं, गांव में एंट्री नहीं कर सकता। गांव में तो अपनी व्यवस्था थी, खाप की व्यवस्था, पंचायत की व्यवस्था, अपना गाँव अपने आप निर्णय करता था, अपनी चिकित्सा गाँव अपने आप करता था, शिक्षा अपने आप करता था गाँव, न्याय अपने आप करता था गाँव, पॉलिटिक्स, ये जो सारी धार्मिक वो है, ये सब में पूंजीवाद घुस गया है। आज सब जितने भी लोग हैं, या तो चिकित्सा के लिए कमा रहे हैं, या शिक्षा के लिए कमा रहे हैं, या न्याय के लिए कमा रहे हैं। मतलब अदालतों में लोग चक्कर काट रहे हैं, कहीं 40-40 साल हो जाते हैं, कहीं की पीढ़ी गुजर जाती हैं और उनको न्याय नहीं मिलता है। इसलिए अपनी ग्राम सभा को खड़ा करना पड़ेगा। यही जनता सरकार मोर्चा वो कर रहा है। हमको अपनी व्यवस्था, भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना है। भारत जो चल रहा है वो 1860 में जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाए थे, 1857 की क्रांति के बाद, कि ऐसी क्रांति हमारे विरुद्ध दोबारा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सारा सिस्टम 1860 में बनाया था, ब्रिटिश संसद में पास करके। उसी कानून के आधार पर पूरा भारत चल रहा है और पूरा भारत बर्बाद है। एक भी आदमी ना तो अपनी औलाद के पास बैठने के लिए समय है, ना अपने बुजुर्गों के पास बैठने के लिए समय है। सुबह को निकलता है, रात को घुसता है, कहीं किसी के पास कोई वो नहीं है।
शिक्षा ऐसी हो गई है, मुझे अमेरिका की पता है, दुनिया की पता है मुझे, लेकिन मुझे अपने गांव की पता नहीं है। मेरे गांव में कितने मर्द रहते हैं, कितनी औरत रहती हैं, कितने बच्चे रहते हैं, कितने नाबालिग रहते हैं, मेरी गांव की सार्वजनिक संपत्ति क्या क्या है, कितने तालाब हैं, कितनी चोर, उस मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, जो बाहर का था, उससे पहले भारत जैसे था ही नहीं। तो हमको दुनिया पढ़ाई जाती है, लेकिन हमको अपना गांव, अपनी व्यवस्था, अपनी संस्कृति वो नहीं पढ़ाई जा रही है। और उसी का कारण है कि हम बर्बाद हैं। परमात्मा बेवकूफ़ नहीं है, उसने हमको जहाँ पैदा किया है सारी व्यवस्था उसने हमारे लिए वहाँ करी है। लेकिन वर्तमान ये जो व्यवस्था चल रही है, कुव्यवस्था, ये खड़ी है व्यापार पर, ये खड़ी है बाजार पर। और व्यापार और बाजार जब चलेगा जब तुम अपने स्थानीय जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ वहाँ नहीं रहोगे। भागम भाग, पेट्रोल तभी बिकेगा, गाड़ियाँ तभी बिकेंगी, सब कुछ तभी बिकेगा। हमने अपनी व्यवस्था सारी ख़त्म कर दी है और हम डिपेंड हो गए हैं बाजार पर और व्यापार पर। वो हमें पुनः वापस, गांव किसी को भी डिपेंड नहीं होता था, गांव होता था उत्पादक और शहर होता था उपभोक्ता। हम तो उत्पादक होते थे, हमें उपभोक्ता क्या मतलब। आज हम पूरा हर गांव उपभोक्ता बना दिया है। और दूसरी व्यवस्था मैं आपको बताऊं, आप गोदाम पर चले जाओ, आधार लाओ जी, फलाना लाओ जी, ढिमका लाओ जी, ये किसान कौन सी एक आईडी और बन रही है वो लाओ जी। आप कहीं चले जाओ, राशन लेने चले जाओ, वहाँ आपको दुनिया भर की वो करनी पड़ेगी। लेकिन देखो व्यवस्था कैसी है, शराब के ठेके पर चले जाओ, 6 साल के बच्चों को बेच दो, 5 साल के को बेच दो, कोई आधार नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ले लो कोई ले लो, रात में लो, दिन में लो, ऐसे जो आलीशान ठेके बन गए हैं कि वो देखते भी भूख लगती है, अब आओ। तो मतलब हमारी जनरेशन को, नई को सब बिगाड़ने का काम, उसको भारतीयता से काटा जा रहा है। और हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि हम तो साहब ऐसे ही चलती होगी व्यवस्था। अरे हम आज़ाद किसको कहते हैं? जो परावलंबी ना हो, जो दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो, स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, उसको कहते हैं आज़ादी। ये आज़ादी क्या है कि साहब माउंटबेटन हटा, नेहरू ने संभाल लिया, माउंटबेटन की जगह नेहरू बैठ गए, आज नेहरू की जगह नरेंद्र दामोदर दास मोदी बैठे। यार व्यवस्था तो उनकी है जो चला के गए थे। तो ये जनता सरकार मोर्चा इस मुहिम को लेकर के इस संपूर्ण व्यवस्था को बदलेगा, ये निश्चित है। और प्रकृति भी इस पर काम कर रही है, ईश्वर काम कर रहा है। और जनता सरकार मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपना निमित्त अपना कर्तव्य केवल कर रहा है। व्यवस्था वो बदलेगा, उसने तय कर लिया, अब उसे कोई रोक नहीं सकता। बस इतना है, अगर इस समस्या के समाधान में अगर हम हिस्सा नहीं ले रहे तो फिर हम ही समस्या है। अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो फिर समस्या ही हम है। बस इतना ही मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है। सर, फिर भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी? भारत देश की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ चाहिए। ये जीवन के, हमारा संविधान कहता है, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं 3। और ये होती हैं कहाँ? गांव में। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपने ये जो सवाल किया है अर्थव्यवस्था का, देखो रहीम का एक दोहा है, रहीम का दोहा एक, गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान। गौ क्या बताइए? गौ क्या है? धन, गौ धन, गज माने हाथी धन, वाज माने घोड़ा धन, गौधन, गजधन, वाज और रतनधन खान, रत्नों की खान। वो क्या है? वो है हमारी भूमि। अन्न कहाँ होता है? फल कहाँ होते हैं? सब्जी कहाँ होती है? पानी कहाँ निकलता है? कोयला कहाँ निकलता है? ये जो सोना कहाँ निकलता है? चांदी कहाँ निकलती है? लोहा कहाँ निकलता है? सारी चीज़ भूमि में निकलती है। वो भूमि हमारे पास है, गाय हमारे पास है, हाथी हमारे पास, घोड़ा हमारे पास, हम कर्ज में है। और एक इस देश में संस्था है, उसका नाम है बैंक। कोई गाय हो उसके पास, कोई हाथी हो उसके पास, कोई घोड़ा हो उसके पास, रत्नों की खान हो उसके पास। भारत में जितने भी बैंक हैं, एक इन ज़मीन नहीं है किसी के पास, वो कर्ज दे रहे हैं। बिल्डिंग किराए की, जनरेटर किराए का, कंप्यूटर किराए के, आदमी किराए के, वो कर्ज दे रहे हैं हमको। और हम सब कुछ है हमारे पास, तो हमको क्या चाहिए? नोट चाहिए या अन्न चाहिए?
नोट चाहिए या पानी चाहिए, नोट चाहिए या फल चाहिए, नोट चाहिए या सोना चाहिए, नोट चाहिए या चांदी चाहिए, मतलब क्या चाहिए, पेड़ पौधे वो सब मतलब हमारे पास है, ज़मीन हमारे पास है। अच्छा दूसरा जो हमारे पास है वो दुनिया में, पूरी दुनिया को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, केवल किसान ही है जो 1 के 2 नहीं, 1 के 3 नहीं, 1 के 1 लाख कर देता, वो किसान ही है। 1 के 1 लाख हम जो बोते हैं दुनिया में, इसके अलावा, इस उद्योग के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो 1 से सवा कर दे। डबल की तो बात ही छोड़ो, कम तो कर देता है, वो हमारे पास है। तो वो हम घाटे में कैसे हो जाएंगे? तो अर्थव्यवस्था कहाँ, अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था होती है अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा न्याय हो, लोग मानसिक तनाव से मुक्त हों, हैप्पी हो, खुश हों। ये जो बाजारवाद है ये हमको प्रतिस्पर्धा में गिरता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। हम बहुत सारी चीज़ तो केवल दिखावे के लिए हम अपना जीवन वो जी रहे हैं। ऐसा दिखावा किस काम का? गाड़ी लोन पर ले रखी है, बाइक लोन पर ले रखी है, कच्चा लोन पर है, ये मकान पे लोन है, ऐसा दिखावा किस काम का भाई? हमारे बुजुर्ग इतने मस्त स्वस्थ और इतने हैप्पी रहते थे, उनके पास 2-2 दिन 4-4 दिन के लिए भी कहीं निकल जाओ तो घर में कोई चिंता नहीं होती थी, इतना बस था। 3-3 दिन 4-4 दिन तो बारात में लगते थे, 1-1 हफ्ता लगता था बारात में आने में जाने में, 3 दिन तो वहीं रुकते थे। तो वो सब इतना बढ़िया समाज चल रहा था। और दूसरी अर्थव्यवस्था में बताऊँ, दूसरी अर्थव्यवस्था आप देखना, मैंने अपने बचपन में देखा, ऐसा कोई परिवार नहीं होता था जिस परिवार में सोना ना हो, चांदी ना हो। कुंटलों कुंटलों पीतल होती थी हर घर में, कुंटलों और तांबा होता था, कांसा होता था, बर्तन होता था। आज देख रहे हो घरों में स्टील नहीं, प्लास्टिक होगी 75%। 75% प्लास्टिक है। आप किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो? अर्थव्यवस्था क्या होती है? धन। आप अर्थव्यवस्था कर रहे हो इस नोट को, नकली को। ये नकली नोट है, नकली। ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, जो बैंक लोन दे रहे हैं वो सब नकली नोट में दे रहे हैं। जो नौकरशाही चल रही है वो सब नकली नोट पे, वेतन मिल रहा है सबको, डिजिट जाती है खाते में, कुछ नहीं जाता, केवल डिजिट पे अपनी मेहनत दे रहे हैं। सर ये बताइए कि अर्थव्यवस्था को कौन खराब कर रहा है? अर्थव्यवस्था को खराब करने की नींव रखी गई थी अंग्रेजों द्वारा 1860 में, बहुत पहले रखी गई थी। तो नींव रखी, वही व्यवस्था उन्होंने, जो व्यवस्था बनाई थी अंग्रेजों ने, वो बनाई थी लूट की और भारत को गुलाम बना के रखने की। और वो जब गए थे तो 1934 में वो इंडियन से वो व्यवस्था बना करके गए थे कि भारत को, हमको अगले 1000 साल तक लूटना है और गुलाम बना के रखना है। वही अंग्रेज तो चले गए जी, अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज बैठे हैं। काले अंग्रेज, जनता ने, दरअसल जनता के साथ धोखा हुआ 1947 में। जनता को भरमाया गया कि आज हम आज़ाद हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा धोखा हुआ जनता के साथ। जनता को आई बहुत देर में समझ में, अरे ये तो हम आज़ाद नहीं हुए, केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ। भाई उन्होंने नौकरशाही चला दी यहाँ। नौकरशाही कब चलाई? 1860 के कानून के आधार पर। नौकरशाही नहीं थी, कोई नौकर नहीं होता था यहाँ, एक दूसरे के सहयोगी होते थे, साझी डंगवारी होते थे। नौकर भारत में नहीं होता था। जब उन्होंने देख लिया 1800 उसमें जलियांवाला बाग उन्होंने जब कराया, तो एक जनरल डायर था उनमें अंग्रेज, बाकी जब जितने भी सैनिक थे वो सब भारतीय थे। और वो केवल तनख्वाह के लिए, वेतन के लिए, नौकरी के लिए उन्होंने अपने लोगों भाइयों पे जो है गोली चलाई, और वहाँ हजारों लोग उन्होंने मार दिए। तो उन्होंने देख लिया कि भाई नौकरी के लिए इन पर कुछ भी करवाओ। तो वो फिर नौकरी सिस्टम उन्होंने ऐसा कर दिया, नौकर 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 नौकर। और फिर देश को 1947 में सत्ता को भी अपने नौकरों के हाथ में दे करके और वो चले गए। व्यवस्था उन्हीं की चल रही है, और हम जो काम कर रहे हैं रात दिन, पूरे देश की जनता उन्हीं के लिए कर रही है, आज भी इनके माध्यम से कर रही है। जी सर, देखा जा रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और रोजगार खत्म होता जा रहा है, तो ये क्या कारण है? नहीं, महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं है देश में, महंगाई नहीं है। हमारे जो हमारा मुद्रा है उसकी वैल्यू घट रही है, महंगाई नहीं घट रही। देखो गेहूँ उपज जितनी पहले होती थी वही अब हो रही है, बल्कि ये हो रहा है कि अब तो केवल गेहूँ पैदा हो रहा है। हमारी एक मक्का की फसल होती थी, उसमें 10 फसल होती थी, चौलाई उसमें होती थी, कंगनी उसमें होती थी, ज्वार उसमें होती थी, सेंध कचरिया उसमें होती थी, मूंग उसमें होती थी, ज्वार, तो 10 फसल सन उसमें होता था।
ये 10 फसल उसी में होती थी। लेकिन आज क्या है, हम एक ही फसल पर गेहूँ, गन्ना और चावल, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। और हम नारा ये दे दिया कि हम पहले जो है वो भूखे रहते थे, अनाज नहीं था। अरे भाई पहले सब तरह, अब गेहूँ केवल एक को जोड़ते हैं, गेहूँ को, बाकी तो कुछ नहीं होता, बाकी तो कुछ होता नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हो, क्या प्रश्न था आपका? महंगाई, महंगाई नहीं है। जब रुपया जो है 777 मिलीग्राम गोल्ड मतलब 1 रुपया है, उस रुपया आपने भी सुना होगा कि हमारे यहाँ चांदी का रुपया चलता था। अरे मोहर चलती थी, वो सोने की होती थी, 1 तोले की मोहर होती थी, 1 तोले का रुपया होता था। तो महंगाई नहीं बढ़ी है। जो कैलोरी गेहूं में जब थी वही अब है। 4 रोटी जब खाते थे तब भी वही खाते हैं। जो उत्पादन जब हो रहा था अब भी हो रहा है। केवल जो हमारी मुद्रा है उसमें से मूलधन जो था गोल्ड, उसको निकालते चले गए, उसको निकालते। आज कागज है वो, या संख्या डिजिट है। तो अनावश्यक मुद्रा छाप करके और उसकी वैल्यू घटा करके कोई महंगाई नहीं है। हम आज भी अपने गेहूं को, हमारे ताऊ कहते थे कि लाला हमने 1 रुपये का 1.25 मन अनाज खरीदा। हम आज भी 1 रुपये का 1.25 मन अनाज देने को तैयार हैं, मतलब 2 रुपये कुंटल आज भी देने को तैयार हैं। हमारी सरकार व्यवस्था करे हम 2 रुपये कुंटल देंगे, लेकिन हम हमारे रुपये में देंगे। जो भारत की करेंसी है रुपया मतलब 777 मिलीग्राम गोल्ड, तो हमको मिलना चाहिए 26,000 रुपये कुंटल। ये जो बैंक वाले नोट हैं, ये 26,000 मिलने चाहिए 1 कुंटल गेहूं के। तो हमारी हो रही है लूट, हमको लूट करके और फिर हम ही को भीख दी जा रही है। कमाल हो गया भाई, ये चीज़ें हमको समझनी होंगी। सर मेरा अहम सवाल, कितनी सरकारें हैं, कितनी सरकारें चली गई, लेकिन आप भी किसान हैं, लेकिन किसानों को अपनी फसल का मूल्य लगाने का अधिकार क्यों नहीं देती सरकार? ये सरकार से पूछना चाहिए ना। नहीं, आप किसान हैं। हाँ, तो ये सरकार, आपको ये पता है कि फसल के अंदर खाद कितना लगता है, पानी कितना लगता है, गेहूं कितना लगता है और लेबर कितनी लगती है। जब आपको ये सब कुछ पता है तो सरकार आपको क्यों अधिकार नहीं देती है? मैं बता रहा हूँ, 13 महीने जब 3 कृषि कानून आए थे, 13 महीने किसान बैठे थे, तो उसमें एक शर्त ये भी थी, जब वो धरना खत्म हुआ था तो सरकार ने कहा था कि हम MSP पे कानून बनाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बना। MSP क्या होता, मिनिमम। क्यों नहीं बना फिर? ये तो क्यों नहीं बना ये बताइए। ये तो सरकार से, आप जनता सरकार मोर्चा के वो पदाधिकारी हैं। ये सवाल मैं तो जनता का आपसे करना चाह रहा हूँ सवाल। मैं तो जनता हूँ भाई। सरकार वचन देने के बाद भी जब नहीं, आप भी तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की हम तो लड़ रहे हैं ना, हम तो लड़ रहे हैं। तो लड़ते ही रहोगे, इसी मांग को तो लड़ते ही रहोगे आप। दरअसल क्या है, जनता सरकार मोर्चा जो इस देश का जो मूल मालिक है वो मांगने पे लगा है। जनता सरकार मोर्चा मांगने पे नहीं भरोसा करता। जनता सरकार मोर्चा कहता है हम अपनी व्यवस्था अपने आप चलाएंगे। वो व्यवस्था है खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था, गांव आधारित व्यवस्था। हम अपनी व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे। हम इन पे भरोसा विश्वास अब हमको पूरी तरह, हमने हर राजनीतिक पार्टी देख ली है, हर सत्ता देख ली है, किसी पे जनता सरकार मोर्चा वर्तमान जो पॉलिटिकल व्यवस्था है इस पे भरोसा नहीं करेंगे। हम अपनी व्यवस्था करेंगे, गांव आधारित खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था। हम इस व्यवस्था को मानते ही नहीं है। हम तो मांगना क्या, अरे हम तो देने वाले हैं, हम ही तो मांगेंगे नहीं। यही अगर आज जनता अपने पूरे पैसे को बैंकों से निकाल ले, पूरे पैसे को, और हर गांव इनकी एंट्री बंद कर दे गांव में, भाई हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अपना पटवारी हम अपना लगाएंगे, अपने अध्यापक लगाएंगे पढ़ाने के लिए। हम अपनी सारी व्यवस्था पूरा गांव मिल करके, पटवारी से ज़्यादा योग्य गांव में लोग मिल जाएंगे, सेक्रेटरी से ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। गांव मेरा, सेक्रेटरी बाहर का, गांव मेरा, लेखपाल बाहर का, गांव मेरा, कानूगो बाहर का, गांव मेरा, ADO बाहर का, गांव मेरा, BDO बाहर का, गांव मेरा, SDM बाहर का, DM बाहर का, मुख्य विकास अधिकारी वो बाहर का। वो विकास करेंगे हमारा, वो लूटने के लिए आएंगे। आपको पता होगा फिर देश में कैसी सरकार होनी चाहिए? किस तरह की सरकार? किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? अच्छा मुझे एक बात बताओ, पूरे भारत में ढूंढ करके मुझे बताओ भारत सरकार का ऑफिस कहाँ है? नहीं आप बताओ, देश में कैसी सरकार होनी चाहिए? मैं तो, अरे सरकार हम हैं। और ये एहसास कराने के लिए जनता सरकार मोर्चा गांव-गांव जन जन तक पहुंच रहा है कि भाई तुम मांगने वाले नहीं हो, तुम तो देने वाले हो। सरकार हम हैं
अपनी व्यवस्था अपने हाथ में थामो। हम तो सरकार हैं। तो पावर तो नहीं है आपके पास। आप अब क्या पावर कहाँ है? देखो तो क्या कर सकते हो आप? मैं बता रहा हूँ ना, तो क्या कर सकते हो? जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के जो पास पावर है वो संविधान, वो लोकसभा से ऊपर है, विधानसभा से ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, वो ग्राम सभा के पास है। ग्राम सभा में इतनी पावर है, अगर ग्राम सभा का मतलब है गांव का हर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, वो ग्राम सभा का स्थायी मेंबर है। वो कभी डिजॉल्व नहीं होती है, कभी सस्पेंड नहीं होती है, वो परमानेंट है ग्राम सभा। और ग्राम सभा आज ये प्रस्ताव पास करके दे दे, गांव के किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति मर्डर हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सजा कर दी है आजीवन कारावास की, ग्राम सभा लिख करके प्रस्ताव पास करके दे दे कि हमने इसको माफ कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ना पड़ेगा। ये ग्राम सभा को ताकत है, ये संविधान में है, सबसे ऊपर ग्राम सभा है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम ग्राम सभा के को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि हमको भुला दिया गया, हमको पढ़ाई नहीं की ग्राम सभा, हमको हमारी करेंसी नहीं बढ़ाई जाती। जो मैं बता रहा हूं, अरे रुपया नहीं है जो हम लिए फिर रहे हैं इसको, डिजिटों को, ये रुपया नहीं है। तो 2027 के चुनाव में जनता सरकार मोर्चा के चुनाव लड़ेगी। हमारा चुनाव लड़ने का हम कह रहे हैं, भारत की, मैंने बताया, जल जंगल जमीन और जानवर, इस पर निर्णय लेगा गांव। रोटी बेटी माटी का जो सम्मान भारत में था वो देगा गांव। खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था जो थी वो देगा गांव। आप एक बात हिसाब लगाओ, क्या 1947 से पहले भारत नहीं था? जब इस देश में अंग्रेज नहीं थे उससे पहले भारत नहीं था? भारत आदिकाल से था। और कैसा भारत था पता? ऐसा भारत था, यहाँ के लोग कपड़े की जगह आभूषण पहनते थे ऊपर से नीचे तक, आभूषण नीचे से ऊपर तक। और हाथियों की जो झूल होती थी उसमें मनो सोना और चांदी लगा होता था भारत में। क्योंकि एक अंग्रेज जो वो है जिसकी ये शिक्षा व्यवस्था भारत में चल रही है, मैकॉले का भाषण है 2.5 घंटे का ब्रिटिश संसद में। वो कह रहा है कि भारत में 17 साल रहा हूँ मैं, और 17 साल भारत का भ्रमण किया है मैंने। भारत में मुझे 17 साल में एक भी बेरोजगार नहीं मिला, गरीब नहीं मिला, चोर नहीं मिला, भिखारी नहीं मिला। और भारत के जो मैं सामान्य परिवारों में गया हूँ, सामान्य में सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर मैंने ऐसे देखे हैं अनाज के। और भारत के लोग तोलते नहीं हैं, वो गिनते नहीं हैं, तोल कर रखते हैं। ऐसा वैभवशाली भारत, उसको आसानी से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ये मैकॉले का रिकॉर्डेड भाषण है, उसका मतलब रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड में है उसका ये। तो ऐसा भारत जहाँ सोने और चांदी से लेन देन हो, ऐसा भारत। और आज उसकी ये जो है, और इतना लूटने के बाद भी कंगाल करके गए थे अंग्रेज। और आपको एक जानकारी के लिए और बता दूं, 14 अगस्त की और 15 अगस्त की रात को 4.25 लाख टन सोना उस रात को गया था भारत से, जब अंग्रेज गए थे। 4.25 लाख टन, अनुमान लगा सकते कितना था? क्यों लेके गए थे? 1 लाख अंग्रेज थे यहाँ, वो सारे के सारे रिटायरमेंट करके भेजे थे। तो पूरे जीवन का उनका जितनी भी सर्विस बची थी, वो सबकी सर्विस, रिटायरमेंट उनका, वो सोने में दे करके भेजे थे यहाँ से। और वो बैठा था, पूरी आगे तक की जो नौकरी थी वो सब, वो कौन सा रिटायरमेंट बोलते हैं जो समय से पहले लेते हैं, वीआरएस लेकर के गए थे। वीआरएस भेजा था उनको 1 लाख को, और वो सब सोने में दिया था उनको। क्योंकि भारत की जो मुद्रा थी वो 100 गोल्ड है। हम अनाज देंगे तो मक्का लेंगे, मक्का देंगे जो बाजरा लेंगे, ये नहीं कागज़ लेंगे। हम जो मेहनत करते हैं वो कागज़ के लिए नहीं करते, संख्या के लिए नहीं करते। तो हमको जानना चाहिए कि रुपया क्या है, सबसे बड़ी बात है ये, रुपया क्या है। एग्रीमेंट जो किया है बैंक ने हमको लोन देते समय, वो एग्रीमेंट रुपए में है। उसने कहा है भारतीय करेंसी रुपया लोन में दे रहा हूँ मैं। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण निकाल लो, वो इसको रुपया नहीं बता रहा। प्रधानमंत्री कह रहा आज रात को 12 बजे के बाद 1,000 का और 500 का करेंसी नोट, वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। वो लीगल टेंडर बता रहा है इसको, ये वैध निविदा है, ये रुपया नहीं है। हम इसको रुपया माने बैठे हैं, रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अभी ये वकील साहब बैठे हैं, हम इनके चैम्बर बैठे हैं, ये एक पर्ची लिखे हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं, चाय मंगाए हैं। तो पर्ची पे क्या हो गया, पत्रवाहक को 10 चाय भेज देना, पत्रवाहक को 10 चाय भेज देना। वो जो पत्र है उसकी हैसियत क्या हो गई, 10 चाय।
वो भेजेगा वहाँ से। तो ये मैं धारक को, हर नोट पर लिखा हुआ, मैं धारक को 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये अदा करने का वचन दे रहा हूँ। गवर्नर कह रहा है इस पर्ची को जो भी लेकर आएगा मैं उसको इसके बदले में रुपये दूंगा, उतने ही जितने रुपये का नोट है रुपये दूंगा। तो ये रुपया नहीं है, ये रुपये की पर्ची है उतने की। ये बहुत समझने की बात है। अब रुपया क्या है ये खोज लिया हमने, और रिजर्व बैंक ने ही लिख के दे दिया हमको। रिजर्व बैंक ने ही लिख के दे दिया। 1 रुपया मतलब भारत में दो वो चलते थे सिक्के, 1 रुपया चांदी का 1 तोले का, 1 मोहर 1 तोला सोना, ये 2 चलते थे। और ये आती थी 10 रुपये चांदी के, 1 मोहर बराबर 1 मोहर, 1:10 का था। पेपर करेंसी एक्ट 1882 में स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट, और 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक बना है। आरबीआई एक्ट 1934 में स्पष्ट लिखा है बैंक जो नोट छापेगा उतने रुपए के नोट छापेगा जितने रुपए के बराबर में सोना रखा है, चूंकि उसको देना पड़ेगा। ये मतलब ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन है। कोई भी इस पर एफआईआर कर सकता है कोई भी। अगर मैं जरा भी इसमें झूठ बोलूँगा तो एफआईआर कर सकता। इसलिए भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को तोड़ने के लिए कर्ज, हमारे ताऊ कहते थे औरत का खत्म मर्द और मर्द का खत्म कर्ज, पूरे भारत को कर्ज में लपेट दो, नकली करेंसी छापो, डिजिट दो, कैसे दो, मतलब हर चीज़ कर्ज पे होनी चाहिए, इनको कर्जदार बना दो, तो इनका जो मनोबल है वो टूट जाएगा। मनोबल रहता ही नहीं है कर्जदार का, वो खड़े बात ही नहीं करता। नकली करेंसी में हवा में नोट छापता। हवा में बताऊँ क्या है, हमने आरबीआई में आरटीआई लगाई, उसके सबके आरटीआई हैं, उसके जवाब हैं। रुपया मूल्य का मापक, शोषण का साधन। रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, एक किताब है जनता सरकार मोर्चे की, वो मार्केट में है, आप उसे वो देख सकते हैं। उसमें सारी आरटीआई लगी हुई हैं। हमने आरटीआई लगाई बैंक में, जब हमको ये पता चल गया रिकॉर्ड में कि 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड है, तो हमने आरटीआई लगाई। आरबीआई से पूछा कि तुम्हारे पास रिजर्व में गोल्ड कितना है, तो उन्होंने लिख के दिया 800 टन। अब 800 टन को भाग दिया हमने 777 मिलीग्राम गोल्ड में, तो करेंसी आती है 4.8 लाख करोड़ की। इतनी करेंसी आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 4.8 लाख करोड़ की करेंसी बैंक छाप सकता है आरबीआई। हम 5 लाख करोड़ मान लें, लेकिन अगली आरटीआई जब हमने लगाई, हमने आरबीआई से पूछा कि तुमने करेंसी कितनी छाप रखी है, तो आरबीआई ने लिख के दिया कि करेंसी हमने छाप रखी है 1 लाख करोड़ की तो है सिक्के में, और 34 लाख करोड़ की है नोटों में कागजी, तो 35 लाख करोड़ की। सोना है 5 लाख करोड़ का, छापते 35 लाख करोड़, तो 30 लाख करोड़ की करेंसी वो अवैध है। अगली बात, हमने फिर अगली आरटीआई लगाई, कर्जा कितना दे रखा तुमने लोगों को, तो वो दे रखा 220 लाख करोड़। उस टाइम 220 लाख करोड़ का कर्जा दे रखा। करेंसी है 35 लाख करोड़ की, कर्जा 220 लाख करोड़ का कैसे दे दिया भाई? लड्डू मुझ में 10 हैं, बांट दिए 100, कैसे बढ़ जाएंगे? तो केवल डिजिट देते हैं। कोई चले जाओ, तुम अभी बैंक में जाओ, 1 लाख रुपए का अपने खाते से विड्रॉल भर दो, बैंक कहेगा वो कैश नहीं है, कैश नहीं है। दूसरा पहुंच जाओ, मुझे लोन चाहिए 1 करोड़, आ जाओ, लोन दे देगा उसको। 1 लाख रुपए नहीं है, उसके बाद लोन 1 करोड़ का दे देगा, 10 करोड़ का दे लो, 100 करोड़ का दे दो। और ये सब नुकसान, अहित किसका हो रहा है इसमें? जनता में 2 वर्ग, एक तो मेहनतकश, एक उत्पादक किसान, क्योंकि वही लुटता लास्ट में आकर के, सारी उस पर पड़ती है आकर के। जिसने लोन लिया उसने अपना जमीनें बिक रही हैं, क्योंकि नकली करेंसी है, जमीनें बिक रही। मैं तुम एक उदाहरण मैं और दे रहा हूँ। 2 बीघे ज़मीन हो आदमी के पास, 4 कुंटल गेहूँ हो गए, 4 कुंटल धान हो गया, 8 कुंटल हो गया। 4-5 आदमियों का अगर परिवार है तो 8 कुंटल अनाज उसके लिए 1 साल के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब अनाज की पूर्ति 1 बीघे वो ज़मीन कर देती है। अब अनाज के अलावा और भी चाहिए उसको, दाल चाहिए, मसाले चाहिए, सब्जी चाहिए, ये सब चाहिए। 1 बीघे उसके लिए लगा लो। 2 बीघे ज़मीन में एक परिवार वो 1 साल अपना काट देगा, और 1 साल नहीं काटेगा,
वो जीवन काट देगा पूरा परिवार। लेकिन अब दूसरी सुन लो, उसका जो उत्पादन है 1 वर्ष का 8 कुंटल अनाज हो गया, फसल सब्जी हो गई, उसको बेच दो। अब बेच के नोट ले आओ, वो कितने दिन चलेगा? वो 1 महीने, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो असली जो धन था वो नकली करेंसी में, नकली नोट में हमने कन्वर्ट कर लिया, इसलिए 1 महीना चलेगा। अब उस 2 बीघे ज़मीन को बेच दो, वो कितने दिन चलेगी? 1 साल, 1 वर्ष, 2 बीघे ज़मीन बेचते ही जो एक परिवार को जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी चला सकती थी 2 बीघे ज़मीन, अब वो 1 साल में वो बराबर हो गई। इसलिए भारत में रोटी बेटी माटी ये कभी बिकती नहीं थी। भारत चलता था नेचुरल जस्टिस पर, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ नेचर, रूल ऑफ लॉ से नहीं चलता था भारत। भारत में था अगर किसान के किस बीच खेत में अगर टटाटीरी ने अंडे रख दिए तो वो ज़मीन उसकी है टटाटीरी की, हटाएगा नहीं उसको, छोड़ देगा उसको जब तक वो अंडे फोड़ करके बच्चे पैदा करके तैयार करके ना उड़ जाएगा। तो भारत चलता था इस पर। भारत की जो व्यवस्था है एक भी आदमी का नुकसान ना हो और किसी के साथ किसी की प्रतिस्पर्धा ना हो। क्योंकि गांव की व्यवस्था जो होती थी, पूरा गांव कैसे चलता था? खेती से। पूरा गांव जब खेती से ही चलना है तो हर जाति हर बिरादरी गांव का एक दूसरे का सहयोगी होता था। कभी नाई हो, धोबी हो, नीमर हो, माली हो, कोली, सब ये चाहते थे किसान का अच्छा हो, हमें मिलेगा। अब क्या चाह हमें हो चौदह का ना हो, कल बिकती हो आज बिक जाओ, मुझे दाढ़ी बनानी है 30 रुपये लेने, कोई मतलब नहीं है। कपड़े धोने 100 रुपये लेने एक जोड़ी के, तो कोई मतलब जो भाईचारा था, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, सब टूट गई। काय के कारण? करेंसी के कारण। ये जो मुद्रा आई है बीच में, क्योंकि भारत में हम तो जाते थे, घर से अनाज लिया, आइसक्रीम ले ली, घर से अनाज लिया, गुड़ के सेब लिया है, ये लिया, उससे चलती थी। अब जैसे ही गांव में आई ये व्यवस्था अंग्रेजों ने करी है, अंग्रेजों ने क्या किया कि अब लगान जो होगा वो अनाज में नहीं होगा, उत्पादन में नहीं होगा, अनाज वो कायम होगा, वो रुपए में, मुद्रा में होगा, रुपए में होगा। अब जैसे ही रुपए में हुआ तो क्या हुआ? किसान ने अनाज बेचना शुरू किया, लोहार ने अपना कारीगरी बेचनी शुरू करी, लोहार ने लोहा बेचना शुरू किया, बढ़ी ने अपनी कला बेचनी शुरू करी, मास्टर ने, अध्यापक ने, जो गुरु होते थे, वो कभी उनके लिए वेतन नहीं होता था गुरुओं का हमारे यहाँ, चट्टा चौथ बच्चे को आते थे, उनका अपना व्यवस्था करते थे। उन्होंने अपनी विद्या बेचनी शुरू करी और बेचते बेचते सब ने अपना अपना हुनर वो बेचना शुरू कर दिया, और बेचते बेचते फिर ईमान बिकना शुरू हुआ। भारत तो जुबान पर चलता था, भारत में ये थोड़ी होता था कि एग्रीमेंट हो रहे हैं जी, फलाने हो रहे हैं, गाँव में लिख देते थे, लिख लिया याददाश्त के लिए, ताकि याद रहे, ये रहता था भारत का। ये व्यवस्था थोड़ी थी भारत की। आज भरोसा ही नहीं है किसी पे, पति को पत्नी पे नहीं है, पति को पति पे नहीं है, बच्चों को नहीं है, माँ बाप पे नहीं है, बैठने को समय ही नहीं है किसी के पास। अब लोगों को क्या करना चाहिए? अपनी ग्राम सभा, अपनी व्यवस्था अपने हाथ में लेनी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, बच नहीं सकते। एजेंडा 2030 चल रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की व्यवस्था चल रही है, सबके वैक्सीन ठुक गई हैं, जो रह रहे हैं उनके ठुकनी है, वो व्यवस्था आनी है। क्राइसिस आना है भयंकर, क्योंकि सरकार ने ऐसे लगा दिए मुफ्त के राशन पर। घर में भारत का हर परिवार 6 महीने, साल भर के लिए, 2 साल के लिए अनाज रखता था, अब सब ने रखना बंद कर दिया है। अभी गैस का है वाला बचा था, ये जो युद्ध चल रहा है क्राइसिस के लिए है। ये गैस बंद होनी है, डीजल बंद होना है, पेट्रोल बंद होना है, बिजली बंद होनी है, इंटरनेट बंद होना है, ये सब बंद होना है। और सब बंद है, घर में किसी के में कुछ है नहीं, बिजली नहीं है, किसी गांव में पानी नहीं है पीने के लिए भी, खेती तो होगी बाद में। ये व्यवस्था एजेंडा 2030 का हिस्सा है जो चल रहा है। 2019 से उसने विकराल रूप धारण कर लिया था। लॉकडाउन उसी का हिस्सा था, वैक्सीन उसी का हिस्सा था, कोरोना उसी का हिस्सा था, और कई बार हिस्सा लाने की कोशिश इन्होंने करी और भी वायरसों की, बीमारियों की, लेकिन पब्लिक समझ गई क्या वो एजेंडा चले नहीं है। अभी लड़कियों का लगवा रहे हैं वैक्सीन, और खाने के लिए तुम्हें देख रहे हो जंगल के जंगल कट रहे हैं। क्यों? देसी पेड़ रखना नहीं है भारत में एक भी, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का वो है। देसी पेड़ नहीं रहना चाहिए, हाइब्रिड आएंगे। हाइब्रिड से क्या होता है? हाइब्रिड अगर पेड़ है उस पर पक्षी नहीं बैठेगा, वो घोंसला नहीं बनाएगा अपना, पक्षी खत्म हो जाएंगे, और हो रहे हैं लगभग, वो नहीं बैठेगा उस पर, क्योंकि नेगेटिविटी है उसमें। और ये जो पक्षी हैं, पशु हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव को बहुत जल्दी पहचानते हैं, तो उनके लिए बैठने उठने के लिए कहीं वो जगह नहीं है, वो नेगेटिव होते हैं, वो ज़मीन से नमी
अधिक खींचते हैं। तो और जो हम हाइब्रिड खाते हैं, जेनेटिक मॉडिफाई, वो जो हम खाते हैं, क्योंकि उससे बीज से बीज नहीं बनता, इसलिए उसको जब हम खाएंगे तो हमारी जो औलाद है वो नपुंसक और बांझ पैदा होगी। इसलिए IVF सेंटर जगह जगह भयंकर मात्रा में खुल रहे हैं। अब महिलाओं को ऐसे ले जाते हैं जैसे भैंस को ले जाते हैं, गाय को ले जाते हैं अस्पताल में उसके लिए, और वहाँ रखवाने IVF सेंटर से बच्चे पैदा हो रहे हैं गाँव में भी। उसका कारण ये है कि हम हाइब्रिड और मॉडिफाई बीज, वो हम अनाज और फल सब्जी ये सब खा रहे हैं, तो अगली पीढ़ी हो रही, चूँकि उसका बीज से बीज नहीं बनता, तो जब हम खाएंगे तो हमारे भी जो अगला संतान है वो नपुंसक बांझ पैदा होगी। वो डीपॉपुलेशन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है, दुनिया की आबादी को कम करना, तो उसी के लिए वैक्सीन ठुकी हैं। तो 2027 के चुनाव में क्या अपील करना चाहते हैं? हमने आपको बताया कि जनता सरकार मोर्चा अपनी व्यवस्था हर गांव, केवल हमको ना तो हमको कोई व्यवस्था, हमको कोई सत्ता संभालनी है ना कुछ करना, हमको अवेयर करना है कि भाई एक व्यवस्था तो ये है जो चल रही है, जिसमें आप जी रहे हो, जिसमें आप रह रहे हो। दूसरी व्यवस्था ये है, अब आप विकल्प आपका है, इसे चूज़ करो या इसे चूज़ करो। ये भी एक व्यवस्था है जिसमें आप हैप्पी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, कोई टेंशन नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई शुगर नहीं। एक व्यवस्था तो ये है, दूसरों के लिए कमाना नहीं, अपने लिए कमाना, अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ रहना। एक व्यवस्था तो ये है। एक ये है जो बैठने नहीं दे रही किसी को, प्रतिस्पर्धा, दिखावा, भग्गम भग्गा, न्याय के नाम पर न्याय नहीं, चिकित्सा के नाम पर चिकित्सा नहीं, और इसके शिक्षा के नाम पर शिक्षा नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं, और लगे उसी में पड़े हैं। रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, वो ये तीनों चीज़ का रॉ मटेरियल खेत से आता है। खेत से जब आएगा जब हम खेती करना सीखेंगे। भारत में आज की जो शिक्षा व्यवस्था ना तो रोटी उगाना सिखा रही है, ना रोटी बनाना सिखा रही है, और जो सिखा रहे हैं वो कभी फीस नहीं लेते। जो सिखा रहे हैं, खेती करना जो सिखा रहे हैं, वो कभी फीस नहीं लेते, उनको इसकी शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो कपड़ा बना रहे हैं, कपड़ा उगा रहे हैं, उनको कभी ये शिक्षा व्यवस्था कुछ नहीं सिखा रही। और जो मकान उगा रहे हैं और बना रहे हैं, उनको इस शिक्षा व्यवस्था कोई योगदान नहीं है। और जो मकान बना रहे हैं ना, जो मकान बनाना सीख रहे हैं, वो सीखते समय लगे 800। अरे शिक्षा व्यवस्था, एक मुझसे कह लगा जी वो ये जो कृषि व्यवस्था है, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ खुली हुई हैं, अरे यही तो बर्बादी का कारण है। ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, यही देश खेती को बर्बाद ये कर रही हैं। कृषि व्यवस्था का बर्बादी का कारण यही है। अब एक इंजीनियर है, मुझे एक बात सुनो, मेरे गांव में एक मिस्त्री है, अंगूठा टेक है, वो तो अपना साइन नाम नहीं लिख सकता, अंगूठा टेक, प्रकाश मिस्त्री है। उसके सामने इसकी ये दे दो पंखा की, ट्यूबवेल की दे दो, कोई सी मोटर दे दो, तो बांध कर तैयार करके 24 घंटे में वो दे देगा। अब इंजीनियर ले आओ तुम, जो इंजीनियर हैं, जो खेती के इंजीनियर हैं, मैं कह रहा हूँ जो खेती का इंजीनियर है, उसके सामने 2 बैल खड़े कर दो, हल रख दो, जुआ रख दो, जोत रख दो, नरसेल दे दो, पगहा दे दो, नहीं चलाना तो दूसरी, मैं कहा जोड़ दे ना, जोड़ दे, चलाने की बात तो छोड़ो, जोड़ नहीं सकता। और मेरे यहाँ का जो हल है, हाली, वो उस हल बैल से जो ट्रैक्टर वाला सीधा खोड नहीं ला सकता ना, वो हल चलाने वाले लिए आता है। हमारे यहाँ की जो घरों की महिलाएं हैं ना, जो पश्चिम के लोग आते हैं भारत में और वो रोटी बनाते देखते हैं भारत की महिलाओं को, वो हतप्रभ रह जाते हैं कि भारत की महिलाएं बिना प्रकाल के, बिना सांचे के रोटी बनाती है और गोल बन जाती है, और हर रोटी गोल बनती है, और हर महिला की रोटी गोल बनती है। ये कैसे बन जाती है? हमारे यहाँ का बढ़ी बिना गुनिया के, बिना सूत के चारपाई बनाता, छील करके वो बनाता पाए, और चौकोर बनती है। तुम किसी इंजीनियर से लाओ लेवा के, जो सिविल इंजीनियर हो, तेरा तो एक दीवार बना दे, वो जो लेटरिन का गड्ढा होता है ना, वो बिना गुनिया के, बिना साथ उसे बना दीजिए, बिना सूत के। अब बढ़ी बनाता है हमारे यहाँ का। तो हमारे यहाँ तो ज्ञान, वो कल्चर, ये जो जाति शब्द है ना, वो ज्ञाति है। गांव में 18 ज्ञान रखने वाले जातियाँ रहती थी, वो ज्ञाति है। तो इसलिए हर गांव अपने आप सेल्फ डिपेंड है। हमारे गांव में कपड़ा उगता था, कपड़ा बनता था, कपड़ा सिलता था हमारे गांव में। हमारे गाँव मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा, सब कुछ हमारे गांव में होता था। 2 चीज़ बाजार से आती थी, एक लोहा
एक नमक, इसके अलावा आता ही कुछ नहीं था। देने जाते थे हम, इसलिए हम माला माल थे, हम धनवान थे। अब इसको धनवान लिया। बहुत सारे लोग तो इन नोटों को वो दिवाली पर सौरती पर इसको रख, अरे इसका क्या मतलब है? ये कागज है, ये छाप दिया अच्छा रंग से करके, ये धन कैसे हो गया? धन था, चांदी रखते थे, सोना रखते थे सौरती पर, वो था धन। चांदी और सोना 1000 साल के लिए पानी में डाल दो, गलेगा नहीं, जंग नहीं लगेगा, कभी विनाश नहीं होगा। तो आप क्या मानते हैं? क्या आप क्या मानते हैं? धन? धन मानते हमारे यहाँ जब हम देखते थे, जब हम युवा थे, तो जब हम खेतों पर जाते थे तो कुछ लोग पूछते, धन किधर है? धन किधर चुग रहा? मतलब जो पशु होते थे उनको धन बोलते थे। मैंने बताया ना, गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान, ये है धन। संतान धन है, पेड़ पौधे धन है, पशु धन है, ये धन है। हाँ, हमने उसको धन मान लिया। अरे मैं कह रहा हूँ, कल को हमसे आज 30 रुपए की बोतल है पानी की, कंपनी की, अगर ज़मीन कंपनी पर चली गई, कंपनियों के पास, हमारे पास से छिन गई, रोटी कितने की मिलेगी? नोट कितने भी सही, वो कितना ही बड़ा धन सही, आप उससे, वो धन कैसा हो गया? धन वो होता है जो जीवन जीने में उपयोगी हो, वो जीवन जीने में उपयोगी नहीं है। उससे तो आज धन खरीद फरोख्त चल रही है, धन की फर्जी तरीके से। मुझको मिल गया, अरे वो नहीं, वो उपयोग नहीं है। जिस वक्त ये क्रैच वगैरह आएगा, नोट खाने काम नहीं आएगा। पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए, सब्जी चाहिए, ये सारी चीज़ चाहिए।